हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में हम सभी ईवीएस से जो आपकी यूनिट 3 है नेचुरल रिसोर्सेस, उसका जो टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेस, ये हम करने वाले हैं। एंड पार्ट थर्ड है ये। पहले के दो पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे सो प्लीज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन पार्ट्स को भी जरूर देख लें। आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा ताकि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े। और ये आपका एईसी सब्जेक्ट है, बीए प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए सेम सिलेबस है। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको इन सभी चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल एकलव्य स्नातक 1 यानी कि जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन करके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 कंप्लीट है, यूनिट 2 भी हमारी कंप्लीट है। यूनिट 3 के अंदर हमने लैंड रिसोर्सेज कर लिया है, वाटर रिसोर्सेज कर लिया है। आज हम एनर्जी रिसोर्सेज करने वाले हैं और एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा केस स्टडीज के ऊपर। जितनी भी केस स्टडीज हैं वो सारी की सारी हम एक ही वीडियो के अंदर कर लेंगे। आपको ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को एनर्जी रिसोर्सेज से। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो एनर्जी जो टर्म है वो सबसे पहले थॉमस यंग नाम के जो है, बहुत ही यंग थे ये भाई, मतलब आप ये मान के चलो, मतलब ये क्या है कि 1737 से लेकर 1829 तक ये रहे। और 80 इयर्स आफ्टर न्यूटन, यानी कि न्यूटन के लगभग 80 इयर्स के बाद ये जो है, मतलब हमें सुनने को मिलता है काइनेटिक एनर्जी एक वर्ड ये आया। और एनर्जी जो टर्म है उसको हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी हमारी एबिलिटी या फिर कैपेसिटी जिससे हम काम करते हैं, यानी कि एनर्जी होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे जो एनर्जी के सोर्सेस होते हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो नॉन रिन्यूएबल, या जिसको हम कह सकते हैं जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, या फिर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। और एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल, यानी कि जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जो कभी खत्म नहीं होंगे। अब नॉन रिन्यूएबल में हमारे फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, न्यूक्लियर पावर आती है। और जो आप अगर यहाँ पर देखोगे कि जो भाई रिन्यूएबल होते हैं उसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ओशियन, जियोथर्मल, बायोमास एनर्जी, बहुत सारे आते हैं। हम सारे कवर करेंगे जो मेन मेन है आपके। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि नाम से पता चलता है, ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिसको कंटिन्यूअसली हम जनरेट कर सकते हैं हमारे नेचर के अंदर, जो इनएग्जॉस्टिबल है। जैसे कि आप कह सकते हो वुड, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास एनर्जी, बायोफ्यूल, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन। ये सारे के सारे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इनको बनने में काफी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम लगा। ये क्विकली इसको हम नहीं कर सकते भाई कि ये दोबारा बन जाएंगे। ये होता है। अब मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूं रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल के बीच में। ये फर्स्ट डिफरेंस तो आप सभी को पता चल ही गया है, जो मैंने पीछे बता दिया है। सेकंड डिफरेंस है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका स्टॉक अनलिमिटेड है, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका स्टॉक काफी लिमिटेड है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टिबल कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। वहीं जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो एग्जॉस्टिबल हैं, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। नॉन अगर आप यहाँ पर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, पॉल्यूशन नहीं करते। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल वाले होते हैं वो इको फ्रेंडली नहीं होते और वो पॉल्यूशन करते हैं एनवायरनमेंट में। रिन्यूएबल में हमारा वाटर एनर्जी, ठीक है, एयर से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब आता है। और नॉन रिन्यूएबल में कोल, पेट्रोल, डीजल। आपको पता है ये सारा इसका धुआं कितना ज्यादा पोल्यूशन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए इसमें मैं आपको ये टॉपिक्स कवर करवाने वाला हूं। सबसे पहले सोलर एनर्जी, फिर विंड एनर्जी, फिर हाइड्रो पावर, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोगैस। देखते हैं क्या है। सोलर एनर्जी हम सभी जानते हैं, सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, सनलाइट आती है, उसके बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और सन एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो अनलिमिटेड है। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस क्या है कि भाई जो सन से एनर्जी आ रही है वो रिन्यूएबल है और एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हमारे। और इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसी होती है कि कोई पोल्यूशन नहीं होता एनवायरनमेंट में। और इनको रिमोट एरियाज, आइसोलेटेड एरियाज में जहां पर कोई पावर सप्लाई नहीं है वहां भी यूज किया जा सकता है।
सोलर सिस्टम लगभग 30 से 40 साल तक बढ़िया से काम करते हैं, और आप कह सकते हो कि ज्यादा मेंटेनेंस वगैरह की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, सब बहुत अच्छे से टिकाऊ होता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। ये वहीं पर यूज की जा सकती है जहां पर दिन का टाइम हो, सनी डे हो। अगर क्लाउडी डे है, बहुत ज्यादा बादल रहते हैं, तो भाई इसकी इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाती है। और सोलर एनर्जी बहुत अनरिलायबल है भाई, आपको सन के ऊपर ही पूरा डिपेंड रहना पड़ेगा। और जो अर्थ के सरफेस पे जो सनलाइट आती है वो हर एरिया में, हर लोकेशन में अलग अलग आती है, वेदर कंडीशंस हर एरियाज के अलग होते हैं। सो सोलर एनर्जी हर जगह यूजफुल नहीं है। और ट्रांसमिशन रिमेन्स अ बैरियर दैट हैज टू बी ब्रीच्ड, ठीक है। और इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है इसकी, इसको लगाने का, जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं वो काफी, सोलर सेल्स वगैरह काफी महंगे आते हैं। फिर हमारी है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो हमारी विंड मिल्स होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पवन चक्की, इससे बनाई जाती हैं, क्योंकि बहुत तेज चलती हुई हवा की जो फोर्स होती है उससे लगातार ये विंड मिल रोटेट होती रहती है कंटिन्यूअसली, और इसी से हमारी विंड एनर्जी बनती है। लार्जेस्ट जो विंड फार्म है हमारी कंट्री का वो कन्याकुमारी के पास में है, तमिलनाडु में, जो कि 380 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। और विंड एनर्जी कंसीडर टू बी द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स है ये एनर्जी का सिंस 1990, और चीपेस्ट भी काफी है। इसके एडवांटेजेस देखो भाई, फ्री है, हवा के भी पैसे नहीं लगते, और इसका यूज हम हाइड्रोजन बनाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और इसको रिमोट और आइसोलेटेड एरियाज में यूज किया जा सकता है। इसको आप डोमेस्टिक पर्पस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेशिंग, विनोइंग, कटिंग वुडन लॉग्स वगैरह। और इसके अलावा इसको पावर जनरेशन, पंपिंग वाटर और ये सब कामों में भी यूज किया जा सकता है। और जनरेटर्स वगैरह की बैटरी चार्ज करने के लिए यूज किया जा सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि भाई हमें हवा पर रिलायबल रहना पड़ेगा, सो ये अनरिलायबल एक तरीके से सोर्स है। मिनिमम जो स्पीड चाहिए होती है वो है 15 किलोमीटर पर हार, यानी कि ये चाहिए ही चाहिए अगर आपको विंड मिल को, पूरा वो चक्की को हिलाना है, उस पंखड़ी को। सो यहाँ पर इंस्टॉलर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नेचर में हमेशा हवा नहीं चलती है, आपको पता है, ये आप कह सकते हो कि आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हमेशा कितनी हवा चलती रहेगी। सो हमेशा हमें बैकअप चाहिए होता है इसमें। फिर है हाइड्रो पावर। ये क्या होता है, जो पानी बह रहा होता है रिवर में, उसको एक डैम बनाकर कलेक्ट किया जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ी हाइट से वो पानी गिरता है, और फिर टरबाइन लगी होती है, उसके ब्लेड्स होते हैं, और वो फास्ट मूविंग वाटर को रोटेट कर कर जनरेट करती है, प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर से कोई पोल्यूशन नहीं होती है, और रिन्यूएबल है, दोबारा बनाया जा सकता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, ये मल्टीपर्पस होते हैं। एक तो इससे बाढ़ वगैरह नहीं आती, क्योंकि पानी को कंट्रोल कर लेता है जो डैम होता है। और इरिगेशन, यानी कि खेतों में पानी के लिए भी इसी को, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसी में से ही फिर पानी थोड़ा सा खेतों में भी डाल दिया जाता है। सो काफी मल्टीपर्पस है। फिर है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी का मतलब है ओशियन में, आपको पता है ज्वार भाटा आता है, ठीक है, टाइड्स आते रहते हैं, कभी हाई टाइड होता है, कभी लो टाइड होता है। सो ये होता क्या है कि जो टरबाइन होती है उसको घुमाने के लिए जो टाइड्स आते हैं वो काफी ज्यादा उसमें डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो टाइडल एनर्जी बन पाती है। इंडिया के अंदर जो गल्फ ऑफ कैम्बे है, गल्फ ऑफ कच्छ है, और जो सुंदरबन डेल्टा है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड है, और उड़ीसा का कोस्टल एरिया है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये काफी पोटेंशियल रखते हैं। ये स्टेट्स जो हैं, ये जो एरियाज हैं, यहाँ पर बहुत पावरफुल साइट्स हैं टाइडल एनर्जी की। जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि आप कह सकते हो कि मतलब जो हमारे रॉक होते हैं, जो चट्टाने होती हैं, उनके अंदर जो गर्माहट, जो मतलब गर्माहट होती है, जो अंदर चट्टानों के अंदर जो होती है एनर्जी, वो उससे बनती है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे एरियाज में जो सरफेस है हमारे अर्थ का, वो काफी अंदर जाके हाई टेम्परेचर वाला हो जाता है, बहुत प्रेशर आ जाता है, और अंदर स्टीम फील्ड्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है जब हम नीचे जाते हैं। सो ये जो एनर्जी है, ये स्टीम की फॉर्म में या हॉट वाटर की फॉर्म में आती है, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट से नेचुरली आती है, क्रैक्स से निकलती है, ठीक है। ये नेचुरल गीजर होता है भाई, गर्म पानी निकलता है, जैसे कि मणिकरण, कुल्लू, सोहना, हरियाणा, यहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी के कुछ सोर्सेस हैं। आप ये कह सकते हो कि ये एनर्जी
आप ये मान के चलिए कि मतलब ये इसको कोई ऐसा प्लेस नहीं है कि भाई जहां से मतलब दिस मतलब द एनर्जी विच डज नॉट फाइंड एनी प्लेस टू कम आउट, अगर कहीं पर ये आउट नहीं हो पाती एनर्जी, सो आर्टिफिशियली भी हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं, जो चट्टानों के अंदर, रॉक्स के अंदर पाइप डाल सकते हैं, फिर हम उस प्रेशर के साथ वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो स्टीम, वो जो पानी है वो हम निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से ये इसके प्लांट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। बायोगैस, बायोगैस मिक्सचर होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का। बायोगैस जो होती है ये एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है एनिमल वेस्ट का, जो बहुत बारी प्लांट का वेस्ट भी इसमें होता है। देखो एनारोबिक डिग्रेडेशन का मतलब होता है जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको बैक्टीरिया द्वारा या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको ब्रेक डाउन करना, इसी को हम एनारोबिक डिग्रेडेशन कहते हैं। बायोगैस के फायदे ये हैं कि ये पोल्यूशन फ्री है, सस्ती है, चीप है, क्लीन है और लो कॉस्ट है, यूजफुल है रूरल एरियाज में, ठीक है, क्योंकि वहां पर ये सब ज्यादा होता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जानवरों का आप कह सकते हो या प्लांट्स वगैरह का। सो इस तरीके से इसका प्लांट होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप दोबारा नहीं बना सकते। कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। भाई पेट्रोल आपने एक बारी बाइक में डाल के चला दिया तो वो खत्म है, बस वो दोबारा थोड़ी बनेगा, वो तो भाई उड़ गया। कोयला जल गया तो राख है, वापस कोयला थोड़ी बन जाएगा वो। लेकिन सोलर एनर्जी तो दोबारा बन जाएगी क्योंकि धूप कभी खत्म नहीं होगी, हवा भी दोबारा बन जाएगी क्योंकि हवा कभी खत्म नहीं होगी। कोल जो होता है कोयला, वो आप मान के चलिए कि ये बना था, कार्बनियोफिरस एज थी लगभग 255 से लेकर 350 मिलियन ईयर्स अगो, इतने पीछे जाकर जो हमारे जो पृथ्वी के डैम्प रीजन्स थे वहां पर ये बना था। और जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे उस टाइम पे जितने भी थे, जो रिवर के किनारे वगैरह थे, वो सारे बह गए, जिंदा मतलब दफन हो गए मिट्टी के अंदर। हीट आई, प्रेशर आए, लगातार अंदर वो जाते रहे जाते रहे जाते रहे, मिलियन ईयर्स लगे इसको बनने में, फिर जाकर हमारा कोयला बनता है। और जैसे हम आज इसको कंजम्पशन इसका कर रहे हैं, आप मान के चलो कि लगभग 200 साल के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा। अगर ये रेट बढ़ जाता है 2% तक, सो भाई ये 65 साल में कोयला खत्म है इस दुनिया से। और हमारे देश के अंदर कोयला अलग अलग जगहों पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बल्क रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, रिजर्व्स जो है वो ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर ये हमारा कोयला है, आप सभी जानते होंगे। फिर बात होती है पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम एक लाइफलाइन माना जाता है इकोनॉमी का ग्लोबल लेवल पर, और ये थोड़ा सा कोयले से क्लीन माना जाता है। 67% जो पेट्रोलियम जो है, जो रिजर्व्स हैं, वो सिर्फ 13 देशों के पास हैं, जिनको ओपेक कंट्रीज भी कहा जाता है। सऊदी अरेबिया के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेस हैं। और अगर हम आज जिस तरीके से ऑयल का यूज कर रहे हैं, कच्चे तेल का, ऐसा ही होता रहा तो 40 साल के अंदर अंदर पेट्रोल खत्म, जब भी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिक हो रहे हैं भाई, ठीक है। ये हमारा पेट्रोलियम का प्लांट होता है, इस तरीके से वो पूरा होता है प्रोडक्शन। इंडिया की बात करें, क्रूड ऑयल सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट असम के अंदर मिला था, मकूम नाम के एरिया में। बाद में ड्रिलिंग हुई डिगबोई के अंदर, डिब्रूगढ़ में, नरहतलतिया में हुई, ठीक है, नरहतलतिया में हुई, सुरमा वैली, नॉर्थ ईस्ट में है पेट्रोल के कुछ चांसेस। और ऑयल फील्ड हमें गुजरात का जो एरिया है, बे ऑफ कैम्बे, वहां से भी मिली है। सबसे बड़ी जो हमें अचीवमेंट थी वो ऑयल को लेकर ये थी, बॉम्बे हाई नाम की एक जगह है जो कि महाराष्ट्र के आसपास पड़ती है, 168 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मुंबई, यहाँ पर इसकी लोकेशन है, यहाँ से ऑयल मिला है। रिसेंटली कुछ और भी एरियाज से ऑयल के कुछ सोर्सेस मिले हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी के आसपास के जो जो कोस्टल एरियाज हैं। फिर है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक गिफ्ट है नेचर का, फॉसिल गिफ्ट है। इसके अंदर लगभग 95% मीथेन गैस होती है, थोड़ी बहुत इथेन और प्रोपेन भी होती है। और बाकी के फॉसिल फ्यूल से कंपेयर करें तो ये थोड़े क्लीन है एनर्जी का जो सोर्स है। और नेचुरल गैस को आप पाइपलाइन से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इंडिया से। आपको अगर म्यांमार तक भेजनी है नेचुरल गैस तो आप पाइपलाइन से भेज सकते हैं, और ये बिना किसी स्मोक के पूरी जलती है, और इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इसको एनर्जी के सोर्स के रूप में आप यूज कर सकते हो नेचुरल गैस को, डोमेस्टिक वर्क्स के लिए भी और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी। ये नेचुरल गैस के आप देख सकते हो कि भाई इस तरीके से कुछ ये दिखेगी। फिर आती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी ये काफी ज्यादा हाई डिस्ट्रक्टिव वैल्यू होती है इसकी। और आपको पता ही है कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स क्या काम करते हैं,
ठीक है, आपको हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंट पता होगा। और ये न्यूक्लियर पावर को हम कह सकते हैं कि एनर्जी बनाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और न्यूक्लियर पावर हमें न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर डिके और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये 3 रिएक्शंस होते हैं, इनसे हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। प्रेजेंटली अगर हम देखें, ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है न्यूक्लियर पावर से वो न्यूक्लियर फिशन से बनती है। किसका फिशन होता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम का, ठीक है, इसका रिएक्शन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। ये प्लांट्स होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।